तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आमतौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हम लोग भी लोगों को समझाने को, बताने को रोज़ रोज़ नई कहानियाँ लेके आते हैं कि कहाँ आदमी फंस सकता है, कहाँ आदमी गलत हो सकता है। लेकिन पता नहीं इंसान की फितरत में ऐसा क्या है कि जहाँ पे जर, जोरू और ज़मीन, इन तीनों का मामला आता है, आदमी या तो चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाता, या तो उसके दिमाग पे एक परत ही से बैठ जाती है कि नहीं, करना ही है। अच्छाई और बुराई को समझ नहीं आ रही। क्योंकि हर दिन हम लोग कहानियों के माध्यम से, बाकी जगहों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से इस बारे में अक्सर देखते हैं। न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा आदमी गया और वहाँ पे उसके साथ गलत हो गया, एक अनजान इंसान पे उसने भरोसा किया और उसके साथ लूटपाट हो गई। लेकिन न जाने क्यों लोग करते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक कहानी निकल के सामने आई है और वास्तव में एक कहानी के पीछे कई सारी कहानियाँ हैं और कई सारी कहानियों के पीछे कई सारे शिकार, कई सारे मोहरे और कई ऐसे लोग हैं जो हुस्न के जाल में फंसते हैं और फंसने के बाद अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तो पहले पहली कहानी को जान लेते हैं। मेरठ में एक थाना लगता है, परतापुर थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है, काशी गांव। और इसी गांव में एक 25-26 साल का एक लड़का रहा करता था और बात अगस्त साल 2024 की है, यानी पिछले महीने की। अगस्त साल 2024 में इस लड़के के फ़ोन पे ये सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा था, इधर उधर पोस्ट को लाइक कर रहा था, इधर उधर कुछ कर रहा था। इसी दौरान एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला सामने से कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। इधर ये लड़का अपना नाम बताता है। उसके बाद सामने एक महिला की आवाज़ आती है। वो महिला कहती है कि अच्छा, मुझे तो किसी और से बात करनी थी और मैंने दिल्ली फ़ोन लगाया है। और ये फ़ोन लगा कहाँ है? ये बात जब वो महिला पूछती है तो सामने से ये लड़का कहता है कि ये फ़ोन तो असल में मेरठ लग गया है। अब वो कहती है कि अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आपको परेशान किया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इधर से ये भाई साहब भी कहते हैं कि अरे माफ़ी की कोई बात नहीं, कभी कभार क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, नंबर गलत हो जाता है। ये तमाम चीज़ें ये बोलते हैं। तब तक वो लड़की कहती है सामने से कि आपका नेचर बड़ा अच्छा है, चूँकि आमतौर पे ऐसे में लोग भड़क जाते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, तो आपका नेचर बड़ा अच्छा है। अब ये बात जब ये सुनते हैं, सुनने के बाद काफ़ी खुश हो जाते हैं। पूछते हैं कि अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं? उसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं तो दिल्ली से बोल रही हूँ। अब ये फिर हिम्मत करके पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? लड़की कहती है कि मेरा नाम सालू वर्मा है। उसके बाद वो सामने से पूछती है कि आपका क्या नाम है? अब ये भी अपना नाम बताते हैं। अब लड़की ने अपना नाम बता दिया, इन्होंने अपना नाम बता दिया और ध्यान से देखिए कि एक अननोन कॉल थी। उसके बाद बातचीत शुरू हो गई कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लड़की ने अपने बारे में बताया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मेरा इस बार बीएससी सेकेंड ईयर है और मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ बड़ा करूँ अपने माँ बाप के लिए। इधर लड़के ने भी बताया कि मैं फ़ला चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ और उम्मीद है कि 2025 तक मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं ठीक ठाक और कमाऊँगा। उसके बाद फिर लड़का बताता है कि मेरा एक बड़ा बिजनेस भी है, मैं ठीक ठाक पैसे भी कमाता हूँ। अब लड़की भी सुनती है, सुनने के बाद कहती है कि बड़ी अच्छी बात है, आप 24-25 साल में इस हिसाब से वेल सेटल्ड हैं, पैसे कमा रहे हैं। ऊपर से फिर मैं इतनी उम्र की हो गई, मैं कुछ कर नहीं पाई। लड़के ने अपना इमोशनल गेम दिखाया। ये भाई साहब कहते हैं कि अच्छा, परेशान मत रहो, एक समय के बाद सब कुछ सही हो जाता है। मैं भी थोड़ा सा पहले परेशान रहता था, लेकिन मेरा भी सही हो गया, तुम्हारा भी सही हो जाएगा। अब ये तमाम बातें दोनों करते रहते हैं। एक अननोन कॉल लगभग आधे घंटे तक चलती है। उसके बाद दोनों बिना मन के ही अब फ़ोन कॉल विदा कहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, रखिए। उसके बाद फिर दोनों फ़ोन रख देते हैं। रात होती है। अब रात होती है और ये जो लड़का था उसी लड़की के बारे में सोच रहा कि एक सालू शर्मा नाम की लड़की ने फ़ोन किया। फ़ोन करके इतनी अच्छी तरीके से बात कर रही थी, काश वो मेरी परिचित होती है, काश हम दोनों ऐसी बात करते, हम दोनों दोस्त बन जाते तो कितना अच्छा था। इधर रात होती है। रात होने के बाद ये लड़का खाना खा के अपने बिस्तर पे जाता है। इसी दौरान इसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। मैसेज आता है, ये देखता है, नंबर को पहचानने की कोशिश करता है। ये नंबर को जब देखता है तो सामने से इसे लगता है कि शायद ये नंबर इसने अभी कुछ देर पहले कहीं देखा है। एग्जैक्टली उसे याद नहीं। उसके बाद उसने नंबर चेक किया। जब चेक किया तो पता चला कि ये तो सालू का नंबर है।
सालू ने व्हाट्सएप पे हेलो बोला था। अब इतना ये लड़का जब देखता है, देखने के बाद एकदम खुश कि चलो सालू ने हेलो बोला, इधर ये भी रिप्लाई करता है। रिप्लाई करने के बाद फिर बोलता है कि क्या हुआ, आपने मैसेज क्यों किया। सामने से सालू बोलती है कि यार तुम्हारी बातें, तुम्हारी बात करने का तरीका इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि तुमसे दोस्ती करनी चाहिए, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। अब ये शब्द जब वो सुनता है, सुनने के बाद कहता है कि इसमें बुरा लगने की क्या बात है, हम दोनों तो दोस्त बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था कि आपका नेचर बड़ा अच्छा है, आप बहुत अच्छे विचारों वाली लड़की हैं। इसके बाद से अब दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बातचीत आगे बढ़ी। अब रात के 12 बजते बजते तो दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन कर लिया। फ़ोन करने के बाद पूरी रात ये लड़का शालू शर्मा से बातचीत करता रहा। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। 1-2 दिन तक लगातार जब बातें हुई, तब इस लड़के को लगा कि शायद अब ये लड़की को पसंद करने लगा है। लेकिन अब मन में एक डर था कि पता नहीं उस लड़की से बात करे, लड़की बुरा मान जाए और कहे कि तुम मुझे प्रपोज़ कैसे कर सकते हो, हम दोनों अच्छे दोस्त थे, और कहीं भड़क के ब्लॉक न कर दे। लेकिन अब 2 दिन के अंदर इस लड़के को उस लड़की से प्यार हो चुका था। हिम्मत कर रहा था कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं। अंत में 2 दिन बाद ये कहता है कि अब बोल ही दूं, नहीं तो फिर शायद ऐसे ही मैं अंदर ही अंदर घुटता रहूंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और फिर ये हिम्मत करके उस लड़की से अपने दिल की बात बोलता है और कहता है कि यार मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ये बात जब सुनती है, सुनने के बाद फ़ोन कट कर देती है। अब लड़की फ़ोन कट कर देती है, ये भाई साहब डर जाते हैं। डरने के बाद फिर उसे फ़ोन करते हैं, कहते तुम्हें बुरा लग गया क्या। लड़की कुछ नहीं कहती, बस थोड़ी देर बाद हंस के कहती कि मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या रिएक्शन दूँ, क्योंकि ये सब इतना जल्दी हो रहा कि मैं आपको खोना भी नहीं चाहती और इतना जल्दी आगे बढ़ना भी नहीं चाहती। यानी डायरेक्टली लड़की ने भी हाँ कर दिया। अब लड़की ने भी हाँ कर दिया तो बातचीत का सिलसिला अब लव अफेयर की तरह शुरू हुआ। दोनों अब एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। इधर इन भाई साहब को भी लगा कि चलो अननोन कॉल पे मैंने एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, अपने आप में मेरे लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। वक्त आगे बढ़ा। लगभग 15 दिन गुजर गए। 15 दिनों तक लगातार व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत होती रही, एक दूसरे से प्यार का इजहार होता रहा। लेकिन अभी तक एक चीज़ अधूरी थी। दोनों ने एक दूसरे को सामने से कभी देखा नहीं था और दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। अब दोनों का ही मन था कि एक दूसरे से मिला जाए और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार। अंत में हिम्मत करके एक दिन लड़का बोल देता है कि यार हमें मिलना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। अब लड़की ये बात जब सुनती है, सुनने के बाद थोड़ा सा सकपकाती है और फिर कहती है कि यार मन तो मेरा भी है, लेकिन अब कैसे। तब लड़का कहता है कि यार डर क्यों रही हो, तुम आ जाओ। यहाँ मेरे परिचित के बहुत सारे ऐसे होटल हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेसेस हैं जहाँ कोई देख नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा। मिलना 2-4 घंटे रहना, उसके बाद चली जाना। अब लड़की डरती हुई कहती है कि अगर किसी को पता चल गया तो। अब लड़का हिम्मत देते हुए कहता है कि यार किसे पता चलेगा, भरोसा रखो, कोई नहीं जानेगा। लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा भरोसा करके आ रही हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अब इतना कहने के बाद लड़की डेट तारीख सब बताती है और कहती है कि मैं आऊँगी। लड़का भी एक्साइटेड पहुंचता है रिठानी इलाके में, और रिठानी इलाके में पहुंचने के बाद फिर फाइनली लड़की भी आ जाती है। मन में एक लड़के के डर था कि पता नहीं आए ना आए, लेकिन जब आती है और ये लड़की को जब सामने से देखता है, देखने के बाद इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। चूँकि लड़की बला की खूबसूरत, तमाम वो मासूमियत, तमाम वो नाजो अदा जो एक लड़के को मदहोश करने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए काफ़ी होती है, ये तमाम क्वालिटियाँ उस लड़की में थी। शालू को जब ये देखता है, देखने के बाद एक तरह से दिल फरेब आशिक बन जाता है। शालू शर्माती हुई से कहती है कि आप ही हैं। वो कहता है कि हाँ। उसके बाद फिर बातचीत होती है। हिम्मत करके ये लड़का शालू से कहता है कि चलो रूम पे चलते हैं। शालू भी ज़्यादा मना नहीं करती, ज़्यादा नानुपुर नहीं करती। उसके बाद दोनों कमरे में जाते हैं। कमरे में जाते हैं, जाने के बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। लगभग घंटे 2 घंटे तक उस कमरे में रहते हैं। उसके बाद फिर दोनों निकलते हैं। अब जैसे ही निकलते हैं उस होटल से, अचानक से होटल के सामने एक लड़का और एक महिला खड़ी, और जैसे ही दोनों को देखती है जो शालू है वो डरने लगती है। कहती है अरे बाप रे। लड़का पूछता क्या हुआ। फ़ौरन शालू डरती हुई कहती है अरे मेरे भैया और भाभी आ गए। अब ये चीज़ जैसे ही लड़का सुनता है, मानो काटो तो खून नहीं कि अरे ये तो बुरे फंसे।
दोनों भैया भाभी अब आके लड़ने लगते हैं, कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, और लड़के से पूछते हैं कि तुम कौन हो। लड़का डरते हुए कहता है कि मैं एक बॉयफ्रेंड हूँ इसका। कहते हैं कि बॉयफ्रेंड हो, तुमको बताता हूँ, तुम्हारे खिलाफ FIR करूँगा, तुमने मेरी बहन को फंसाया है, तुम इसको होटल में लेके ये सब करने आए थे, तुम्हारे पर रेप का चार्ज लगवाऊंगा। मारने पीटने की भी कोशिश करते हैं। अब लड़का बुरी तरह सक पका गया कि ये क्या है। फ़ौरन उस लड़के से कहते हैं कि काम करो, गाड़ी में बैठो, यहाँ तमाशा नहीं करना, नहीं तो हमारी बहन की इज्जत खराब होगी। उसके बाद उसको गाड़ी में बैठाया जाता है। बैठाने के बाद लेके निकलते हैं। निकलने के बाद अब हाईवे पे गाड़ी ऐसे चल रही है और उससे बातचीत हो रही। तमाम आरोप कि तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसके साथ संबंध बना लिया, वैसा वैसा। अब लड़का उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा। अच्छा, एक डर ये भी था कि कहीं कोई जानेगा कि अननोन कॉल से मिलने चला गया था और उसको गर्लफ्रेंड बना लिया, तो यहाँ भी फंसने की बात है। अब लड़का कह रहा है कि भैया कैसे मानेंगे आप, कैसे आपका गुस्सा शांत हो, बताइए। उसके बाद फिर उन लोगों ने कहा कि अगर 50 लाख रुपए एज ए कॉन्सेशन दे सकते हो तब तो बीच में कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। अब 50 लाख रुपए एज ए कंपनसेशन मिलने का मतलब एक बहुत बड़ी रकम। लड़का कुछ समझ नहीं पाता, अपने दोस्तों से बात करता, अपने घर पे बात करता है, उसे लगता है कि बुरा फंसा हो। घर वाले कहते हैं कि भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, डांटते फटकारते हुए फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, 10 लाख रुपए तक हम दे सकते हैं। लड़के ने बताया उन लोगों से कि भाई 10 लाख दे सकते हैं। उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है 10 लाख, लेकिन जल्दी से जल्द भिजवा दो। लड़के को छोड़ देते हैं। लड़का घर आता है, घर वालों से पैसे मांगता है। घर वाले कहते हैं कि इतनी अच्छी तुम्हारी कर्म और करतूत तो नहीं कि 10 लाख दे, कुछ नहीं मिलेगा। अब ये बात जब वो लोग सुनते हैं कि पैसा नहीं मिलने वाला, भड़क जाते हैं। लड़की को लेके वो भैया भाभी सीधे पहुंच जाती हैं परतापुर पुलिस स्टेशन और वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। कंप्लेन क्या थी कि इस लड़के ने होटल के कमरे में ले जाके लड़की का रेप किया। अब पुलिस वाला जो वहाँ के दरोगा साहब थे, मोहित सक्सेना, उन्होंने जब कंप्लेन देखी और बड़ा अजीब उन्हें लगा कि ये क्या मामला है, होटल में ले जाके रेप किया और तमाम ऐसी चीज़ें जिसमें लड़की भी बहुत खुशी मन से बता रही है। उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ। जब डाउट हुआ तब मोहित साहब ने थोड़ा सख्ती से पूछताछ करी इन लोगों से कि अच्छा रेप किया, तुम लोग कैसे जाने, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसका आधार कार्ड था, अपना आधार कार्ड दिखाओ। जब जांच पड़ताल मोहित साहब ने तेज कर दी, अब ये लोग डरने लगे। डरने के बाद भागने लगे। जब भागने लगे तो फिर पुलिस की गाड़ी दौड़ा के इन लोगों को पकड़ती है। जब पकड़ती है और शक्ति से पूछताछ करती है, तब जो कहानी निकल के सामने आई, उस कहानी से सबको बहुत कुछ सीखना है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक शख्स रहा करता था हर्ष बिहार में, जिसका नाम था फिरोज। फिरोज खान अब ठीक ठाक ज़िंदगी जीने का शौकीन था, पढ़ा लिखा था नहीं। उसके जहन में आइडिया आया कि क्या करें, कैसे पैसे कमाएं और शॉर्टकट से पैसे कमाने हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुमैया से होती है। सुमैया भी उसी दिल्ली की रहने वाली। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम हनी ट्रैप करके लोगों को फंसाएं और पैसे कमाएं। अब सुमैया के लिए इधर फिरोज बात बन नहीं रही थी। इसी दौरान फिर ये हुआ कि एक और लड़की आ जाए। तो एक और लड़की आ गई जिसका नाम था रूहीना। अब रूहीना भी आ गई। फिर हुआ कि यार ऐसे ही बात नहीं बन रही, तो कुछ और लोग आ गए। अब ये तमाम लोग मिलके क्या करते कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को पहले फ़ोन करते। जो रूहीना थी वो सालू बन के, कभी कुछ और बन के बातचीत करती। सालू नाम से फर्जी आईडी भी बना ली थी, आधार कार्ड भी बना लिया था। तो आईडी बनाते, उसके बाद बातचीत करते, मिलने बुलाते। मिलने के दौरान इनका ब्लैकमेल करने का तरीका बड़ा सिंपल था कि भैया भाभी बन के या फिर माता पिता बन के कोई चला जाता। जाने के बाद ब्लैकमेल करता और कहता कि हम जाएंगे और 376 के तहत मुकदमा दर्ज करवा देंगे। अब एक बड़ा आदमी जिसके पास 10, 20, 50 लाख का टर्नओवर है, वैसे मुकदमों से डरता है, बदनामी होगी और लोग कहेंगे कि अननोन आदमी से मिलने चला गया था। तो ज़्यादातर केसेस में लोग पैसे दे देते और इनका काम आसान हो जाता। लेकिन बड़ा सवाल अब ये निकल के सामने आया जब पुलिस वालों ने इन सबको पकड़ा कि आखिर मेरठ की इस लड़के के बारे में कैसे पता चला। तब जो कहानी निकल के सामने आई, ये कहानी इंसानियत को झकझोरने वाली कहानी है। दरअसल ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले अगर किसी को फंसाना है तो वहाँ के लोकल लड़कों की ही मदद लेते थे। यानी उनको एक फिक्स कमीशन कि अपने यहाँ का कोई ऐसा बताओ जो थोड़ा सा कैरेक्टरलेस भी हो, जो लड़कियों की तरफ आकर्षित भी हो जाए और जिसके पास ठीक ठाक पैसा हो। और ठीक ठाक पैसा होने का मतलब ये अंदर की जानकारियाँ बहुत खास लोग देते थे। जैसे इस केस में इस इलाके का ही रहने वाला दीपक और अनिकेत थे। इन दोनों ने इन्फॉर्मेशन बताई थी कि एक लड़का है जो काशीपुर गांव में रहता है, ठीक ठाक उसका प्रॉपर्टी है, ठीक ठाक पैसा है और तुम फंसाओगे फंस जाएगा। तो ये लोग पूरे प्लान के तहत अलग अलग राज्यों में
पहले वहाँ कुछ लोकल लोगों को अपने साथ मिलाते थे, फिक्स कमीशन पे कहते थे कि बताओ कैसे फंस सकता है, क्या हो सकता है। उसके बाद ये लोग क्या करते थे कि पहले फ़ोन करते थे, शालू बात करती थी, शालू देखने में भी खूबसूरत थी। वीडियो कॉल से लेकर तमाम जगहों पे जब आदमी को ये हो जाता था इत्मीनान कि हाँ ये कोई फर्जी नहीं है, कोई प्रैंक कॉल नहीं है, तो फिर ये मिलने जाते थे। मिलने के दौरान आराम से लोग मिलते थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। इस दौरान शालू वॉशरूम जाने के बहाने, इधर उधर जाने के बहाने, मम्मा का मैसेज देखने के बहाने, टाइम देखने के बहाने, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये तमाम चीज़ें सामने बताती रहती थी। अब जैसे इनको लगता था कि तमाम काम हो चुका है, अब बकरा फंस जाएगा, तब कभी भाई बहन बन के, कभी माँ बाप बन के, कभी फूफा बन के, कभी कुछ और बन के, कभी चाचा बन के बाकी टीम के लोग आते थे, गाली गलौज करते थे, फ़ौरन FIR करने की धमकी भी देते थे और आदमी डर के कुछ न कुछ पैसे दे देता था, मिनिमम 10 लाख 15 लाख, और ऐसे करके ये करोड़ों लूट चुके हैं। तो आप सोच के देखिए कि कैसे एक आदमी, इतनी जानकारी होने के बावजूद, ठीक ठाक पैसा था तो ठीक ठाक नॉलेज भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, सो पैसा था तो अकाउंट होगा, बढ़िया फ़ोन होगा, लेकिन एक अननोन कॉलर मिलने चले गए और चार्ज लग गया। और फिर वो तो भला हो वहाँ के दरोगा साहब मोहित सक्सेना जी का, जिन्होंने इस केस को थोड़ा सा गंभीरता से लिया। अगर वो भी पैसे खाने वाले होते तो बस रेप का चार्ज लगा देते हैं, समझौते के नाम पे इधर से भी 10 लाख, उधर से भी 10 लाख, तमाम चीज़ें होती है। खैर, तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही ऐसी अपडेट के लिए चाहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।